चलिए बाबा नेक्स्ट चार्ट चालू करते हैं। नेक्स्ट चार्ट है रिकवरी का चार्ट। सर एक लिंकिंग दे दीजिए बेटा, लिंकिंग ले लो। लिंकिंग से पहले एक सेकेंड। हाँ चलिए सर, हमने स्टार्ट किया डिमांड चैप्टर में। डिमांड चैप्टर में मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिया सेक्शन नंबर 73 डिमांड ऑर्डर इन केस ऑफ बोनाफाइड केस, सेक्शन नंबर 74 डिमांड ऑर्डर इन केस ऑफ फ्रॉड केस, सेक्शन नंबर 75 जनरल प्रोविजन, सेक्शन नंबर 76 सर जो गलत कलेक्ट किया है, जो अमाउंट रिप्रेजेंटिंग एज टैक्स कलेक्ट किया है इमीडिएटली गवर्नमेंट को दे दो। सेक्शन नंबर 77 गलत टैक्स पे किया उसको रिफंड ले लो, सही टैक्स दे दो, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब आता है सुनिए सेक्शन नंबर 77 के बाद आता है सेक्शन नंबर 78। सुनिए, आपके ऊपर एक डिमांड ऑर्डर रेज हुआ। डिमांड ऑर्डर का 3 महीने में पेमेंट कर देना, या 3 महीने में अपील में चले जाना, या 3 महीने के बाद ग्रेटर देन 3 मंथ्स रिकवरी स्टार्ट किया जाएगा। ये बोला है सेक्शन नंबर 78 ने। आ जाइए सेक्शन नंबर 78 में ये बोलता है कि सर अमाउंट पेएबल इन द डिमांड ऑर्डर देने का है, हाँ दे दीजिए 3 महीने में, नहीं दिया तो रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट किया जाएगा, शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। सर यहां एक एक्सेप्शन है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है आप जाओगे भाग, तो भागने वाले लोगों के लिए ऑफिसर क्या कर सकता है, 3 महीने के टाइम लिमिट को कम करते हुए बोल सकता है आपसे रिकवरी हम 15 दिन में स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर ऑफिसर इफ ही कंसिडर्स इट एक्सपीडिएंट ही मे रिक्वायर टैक्सेबल पर्सन टू मेक पेमेंट विद इन लेस देन इक्वल टू 3 मंथ, और ये पीरियड प्रॉपर ऑफिसर बताएगा। सेक्शन नंबर 79 बोलता है रिकवरी का मोड्स क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे आपसे टैक्स रिकवर किया जा सकता है। रिकवरी के मोड मैंने यहां लिखे हैं, मोड्स ऑफ रिकवरी एम आर स्क्वायर, एम आर एम एम, तो एम स्क्वायर आर स्क्वायर टी डी एस, याद रखिएगा एम स्क्वायर आर स्क्वायर टी डी एस, ये होता है मोड्स ऑफ रिकवरी। मतलब सर नंबर 1 मजिस्ट्रेट के थ्रू रिकवरी कर सकता है। ऑफिसर मजिस्ट्रेट को एक सर्टिफिकेट बना के देगा कि रमेश से इतना इतना रिकवर करना है, अब मजिस्ट्रेट आपसे रिकवर करेगा। अगर आपने मजिस्ट्रेट के फाइन वगैरह पे नहीं किया, मतलब मजिस्ट्रेट जब रिकवरी कर रहा है आपने पेमेंट नहीं किया, तो बेटा जेल भेज देगा, ठीक है। मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच देगा आपका और पैसे रिकवर कर लेगा। ऑफिसर को जब रिकवर करना है डिमांड ऑर्डर में जो अमाउंट है, तो ऑफिसर क्या करेगा, आपके मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के पैसे रिकवर कर लेगा। आर फॉर रिफंड एडजस्टमेंट, आपसे जो भी आपको जो भी डिपार्टमेंट से रिफंड आना है वो रिफंड को एडजस्ट कर लेंगे। या समझ लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड आना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलेंगे, आपका ऑफिसर बोलेगा हमें दे दीजिए, रिफंड को एडजस्ट कर लेते हैं। सर रियलाइजेशन ऑफ बॉन्ड, अगर आपने कोई बॉन्ड वगैरह दिया है तो बॉन्ड का रियलाइजेशन कर लेगा। थर्ड पार्टी, समझ लीजिए मेरे डेटर्स को, मेरे को पैसे देना है, डेटर्स को बोलेगा हमें दे दीजिए, तो डेटर्स के थ्रू रिकवरी कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू, ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक सर्टिफिकेट बना के देगा और बोलेगा रमेश से रिकवरी कीजिए। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपके पास आके लैंड रेवेन्यू, बेसिकली लैंड रेवेन्यू ऑफिसर है, वो आपसे आके वो अमाउंट कलेक्ट करेगा। अगर नहीं दोगे तो बेटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के भी बहुत सारे पावर्स होते हैं यहाँ पे, आपके गुड्स वगैरह को बेच के पैसे कलेक्ट कर लेगा। एम एम आर आर टी डी एस, ठीक है सर। यहां मैंने लिखा है व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिकवरी, एम आर स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर आर स्क्वायर टी डी एस। तो चलिए नंबर 1 रिफंड और अदर अमाउंट पेएबल टू सच पर्सन, जो भी आपको अमाउंट आना था डिपार्टमेंट से या कोई भी प्रॉपर ऑफिसर में डिडक्ट, मतलब जो आपको डिपार्टमेंट से जीएसटी का रिफंड वगैरह आना था वो काट लेगा। या आज स्पेसिफाइड ऑफिसर टू डिडक्ट, मतलब समझ लीजिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिसर है जिससे आपको कोई रिफंड वगैरह आना है, तो उनको बोल देगा कि सर आप काट के रख लीजिए हमारा जीएसटी अमाउंट। सर डिटेंशन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, आपके जो गुड्स वगैरह हैं उनको बेच देगा, बेच के पैसा रिकवर कर लेगा। फ्रॉम थर्ड पार्टी फ्रॉम होम अमाउंट इज ड्यू और मे बिकम ड्यू, आपको समझ लीजिए किससे पैसे आने वाले हैं, तो सर ड्यू है या ड्यू होने वाले हैं, तो सर उन लोगों को बोलेगा रमेश को पैसे मत दीजिए, हमें पैसे दीजिए। सेल ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपके मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के रिकवर कर लेगा। रिकवरी थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक सर्टिफिकेट देगा और बोलेगा रमेश के यहां से रिकवरी करके आई है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिकवरी करेगा। रिकवरी थ्रू एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट आपसे रिकवरी करेगा, और मजिस्ट्रेट के अगर पैसे नहीं दोगे तो मजिस्ट्रेट बेसिकली जब अमाउंट कलेक्ट करता है वो अमाउंट कलेक्टेड एज फाइन होता है, और अगर कोर्ट के फाइन नहीं दोगे तो बेटा जेल में भेज दिए जाओगे। नेक्स्ट रिकवरी थ्रू रियलाइजेशन ऑफ बॉन्ड, अगर आपने कोई बॉन्ड विद बैंक गारंटी वगैरह दिया है तो बॉन्ड को रियलाइज करते हुए पैसे रिकवर कर लेगा। याद रखिएगा अगर आपसे रिकवरी किया जा रहा है तो आपसे सीजीएसटी ऑफिसर और एसजीएसटी ऑफिसर दोनों आके रिकवरी नहीं करेंगे, एसजीएसटी ऑफिसर आपसे रिकवरी कर लेंगे और प्रो डाटा एसजीएसटी और सीजीएसटी डिपार्टमेंट अपने आप में बांट लेगा। ये बोल रहा है एसजीएसटी ऑफिसर कलेक्ट करेगा और लेटर
क्रेडिट कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। बेसिकली आपसे रिकवरी दोनों ऑफिसर करने नहीं आएंगे साथ में, आपका अगर जुरिसडिक्शनल ऑफिसर सीजीएसटी ऑफिसर है वो आपसे रिकवरी करेगा और रिमेनिंग अमाउंट जो स्टेट गवर्नमेंट को देना है वो दे देगा। या समझ लीजिए आपका जो ऑफिसर है वो एसजीएसटी ऑफिसर है, वो आपसे रिकवरी करेगा और जो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है उनको दे देगा। सर अगर पार्शियल रिकवरी हुआ तो दोनों अपने आप में प्रो राटा बांट लेंगे। एक बात यहां पूछा गया कि समझ लीजिए रिकवरी हो रहा है मेरे बैंगलोर ब्रांच से, क्या रिकवरी मेरे दिल्ली ब्रांच से भी किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट पर्सन से किया जा सकता है? यस बाबा, ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट पर्सन से रिकवरी किया जा सकता है। ये जो स्पेसिफाइड ऑफिसर बोला हुआ है यहाँ पे, सर ये स्पेसिफाइड ऑफिसर कौन होता है उसका डिस्कशन मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया, पढ़ लीजिएगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आया सेक्शन नंबर 80। सेक्शन नंबर 80 बोलता है सर रिकवरी स्टार्ट हो गया लेकिन पैसे नहीं है सर, प्लीज इंस्टॉलमेंट दे दीजिए। तो ये बोल रहे हैं अगर आप चाहो पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट, टैक्सेबल पर्सन अगर आपके अगेंस्ट रिकवरी स्टार्ट हो गया, आप भाग बेटा भाग, ऑनलाइन जाके एक एप्लीकेशन डाल जीएसटी डीआरसी 20 में, और कमिश्नर क्या करेगा, समझ लीजिए एक डिमांड ऑर्डर आ गया, डिमांड ऑर्डर आ गया, रिकवरी नहीं, डिमांड ऑर्डर आ गया। अब आपको डिमांड का पेमेंट करना है, आप एक काम कीजिए, ऑनलाइन जाइए, एक एप्लीकेशन डाल दीजिए कि सर इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, वो इंस्टॉलमेंट दे देंगे। या तो टाइम एक्सटेंड करने बोल दीजिए, सर 2 महीने की मोहलत और दे दीजिए, तो सर एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर पेमेंट, या अलाउ कर देगा इंस्टॉलमेंट, लेकिन मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट ही देगा। सेल्फ असेस टैक्स, आपने रिटर्न में बताया आपको 10 लाख रुपए देने हैं, सेल्फ असेस टैक्स के लिए कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। सेल्फ असेस टैक्स तो आपने कलेक्ट किया है, हाथों हाथ दे दे बेटा, हाथों हाथ नहीं, ड्यू डेट पे दे देना चाहिए। आपने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल किया लेकिन टैक्स वगैरह का पेमेंट नहीं किया, सेल्फ असेस टैक्स है, याद रखिएगा हमेशा जो भी आपका सेल्फ असेस टैक्स है उसके लिए वो कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं देंगे, सेल्फ असेस टैक्स के लिए डायरेक्ट रिकवरी होता है। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी इज सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट, आपने समझ लीजिए उनसे कोई इंस्टॉलमेंट मांगा है, इंस्टॉलमेंट वगैरह उन्होंने दिया है, तो इंस्टॉलमेंट अगर आप पे कर रहे हो तो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। सर समझ लीजिए आपको इंस्टॉलमेंट दिया फिर भी आपने डिफॉल्ट कर दिया, बेटा एक भी इंस्टॉलमेंट को डिफॉल्ट किया टोटल अमाउंट हाथों हाथ रिकवरेबल हो जाएगा। तो ये बोल रहा है इफ डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट, विड्रॉल ऑफ इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, टोटल अमाउंट बिकम्स रिकवरेबल इमीडिएटली। ये एक पॉइंट है जो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, इंस्टॉलमेंट अलाउड नहीं है अगर लेस देन 25,000 का अमाउंट है। 25,000 से कम के लिए इंस्टॉलमेंट वगैरह मत मांगने आइएगा, भाग जाइए यहां से, नहीं देंगे इंस्टॉलमेंट। सेक्शन नंबर 81 बोलता है आपके यहां पे रिकवरी स्टार्ट हुआ, आप बोले बेटा रिकवरी स्टार्ट होने से पहले ही प्रॉपर्टी वगैरह को ट्रांसफर कर दो, डिमांड ऑर्डर आया, अब ये आप जानते हो कि रिकवरी स्टार्ट होगा, आपने क्या किया, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। ये बोल रहे हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा, ये बोल रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज वॉइड इन सर्टेन केसेस, पर्सन आफ्टर अमाउंट बिकेम ड्यू फ्रॉम हिम, डिमांड ऑर्डर आ गया, आप जानते हो आपसे रिकवरी स्टार्ट होगा, उससे पहले आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। ये बोल रहे हैं इफ यू क्रिएट ए चार्ज और पार्ट विद द प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉडिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू, आप सोच रहे थे प्रॉपर्टी को मैं मॉर्गेज करके पैसे ले लेता हूं, फ्रेंड को बेच देता हूं, इस केस में ये बोल रहे हैं अगर आप गवर्नमेंट को डिफ्रॉड करने की कोशिश करोगे तो बेटा हम उस ट्रांसफर को वॉइड मान लेंगे, ठीक है सर। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, अगर आपने ट्रांसफर किया विद बोनाफाइड इंटेंशन एंड फॉर एडुकेट कंसिडरेशन इन गुड फेथ, आपका फ्रेंड आया, आपके फ्रेंड ने बोला मेरे को ये प्रॉपर्टी चाहिए, आपने अपने फ्रेंड को प्रॉपर्टी बेचा, 10 करोड़ का प्रॉपर्टी आपके फ्रेंड ने 10 करोड़ में ही परचेज किया है, प्लस उस फ्रेंड को मालूम नहीं था, विदाउट नोटिस ऑफ पेंडेंसी ऑफ सच प्रोसीडिंग्स और विदाउट नोटिस ऑफ सच टैक्स और एनी अदर सम पेएबल बाय सेड पर्सन, मतलब मैंने ट्रांसफर कर दिया, मेरे फ्रेंड को मालूम नहीं था कि मेरे से ऐसा रिकवरी होने वाला है, या उसने परमिशन लिया प्रॉपर ऑफिसर का, उसी के बाद प्रॉपर्टी खरीदा है, तो इस केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर वॉइड नहीं होगा। प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब वॉइड नहीं होगा, अगर आपने बोनाफाइड इंटेंशन से खरीदा है, समझ लीजिए मेरा फ्रेंड आया बोनाफाइड इंटेंशन से खरीदा, पूरे पैसे देते हुए खरीदा, कोई इंटेंशन गलत नहीं था, उस केस में ये बोल रहे हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर वॉइड नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 82 बोलता है टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी मतलब समझ लीजिए एक टैक्सेबल पर्सन है, अमाउंट पेएबल जीएसटी ड्यू है, गवर्नमेंट शैल हैव फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये बोल रहे हैं कि सर अगर एक आदमी से अमाउंट रिकवरेबल है, अगर अमाउंट रिकवरेबल है तो हमेशा जीएसटी डिपार्टमेंट पहले खड़ा होकर अपना अमाउंट रिकवर करेगा, लेकिन दिस इज सब्जेक्ट टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अगर एक कंपनी पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एप्लीकेबल है तो जो आईबीसी बोलता है वो एप्लीकेबल होगा, जीएसटी डिपार्टमेंट पहला खड़ा नहीं होगा, जो आईबीसी में बोला हुआ है वो होगा। लेकिन अगर एक कंपनी पे आईबीसी एप्लीकेबल नहीं है
तो उस केस में ये बोल रहे हैं कि जीएसटी डिपार्टमेंट पहले खड़े होकर अपना रिकवर करेंगे ड्यूज। यही बोला है सेक्शन नंबर 82। सो सेक्शन नंबर 82 बेसिकली ये बोलना चाहता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट हमेशा पहले खड़ा होकर अपना रिकवर कर लेगा ड्यूज, उसके बाद आएंगे बाकी लोग। लेकिन अगर एक कंपनी पे आईबीसी एप्लीकेबल है तो जो आईबीसी में बोला हुआ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में वही एप्लीकेबल होगा, सेक्शन नंबर 82 एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 83। सेक्शन नंबर 83 बोलता है प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू। अगर कमिश्नर को लग रहा है कि आप बेटा अपने बैंक अकाउंट के पैसे निकाल के भाग जाओगे, प्रॉपर्टी वगैरह बेच के भाग जाओगे, तो इस केस में प्रोविजनली आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है बाय द ऑफिसर। ऑफिसर को पावर है। यही बोला है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन नंबर 62 बेस्ट जजमेंट ऑफ नॉन फाइलर, बेस्ट जजमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, 64 समरी असेसमेंट हुआ है, 67 इंस्पेक्शन सर्च सीजर, सेक्शन नंबर 73 डिमांड ऑर्डर इन केस ऑफ बोनाफाइड केस, सेक्शन नंबर 74 फ्रॉड केस में जो डिमांड ऑर्डर है। अगर ये बोल रहे हैं अगर ये प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट चल रहे हैं और कमिश्नर को डाउट है कि आप कुछ घपला करके पैसे उसे लेके भाग जाओगे, तो कमिश्नर फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू अटैच कर लेगा प्रॉपर्टी। क्या आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा, प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट, और आपको एक ऑर्डर दे देगा। बेसिकली आपके बैंक वगैरह को एक ऑर्डर इश्यू करेगा इन जीएसटी डीआरसी 22 कि बेटा रमेश को आप बैंक से कोई अमाउंट विड्रॉ नहीं करने देना। सर आपके स्टैंप अथॉरिटीज को एक जीएसटी डीआरसी 22 इश्यू करते हुए बोलेगा ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफर मत करना। और याद रखिएगा प्रोविजनल अटैचमेंट मैक्सिमम होता है 1 ईयर। एक अगर आपका प्रोविजनली अटैच कर दिया, भाई आप भागिए सर मेरा प्रोविजनली अटैच कर दिया आपने, बैंक अकाउंट रिलीज कर दीजिए सर, तो आप अगर उनके पास जाओगे, आप ऑब्जेक्शन फाइल करोगे अगेंस्ट द अटैचमेंट विद इन 7 days, तो कमिश्नर टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड रिलीज कर देगा प्रॉपर्टी बाय इशूइंग जीएसटी डीआरसी 23। अटैच करने के लिए जीएसटी डीआरसी 22 पास करेगा, रिलीज करने के लिए जीएसटी डीआरसी 23 पास करेगा। उसके बाद आ जाइए सेक्शन नंबर 84 में। सेक्शन नंबर 84 बोलता है कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स। ये बोल रहे हैं डिमांड ऑर्डर आपके अगेंस्ट सर्व हो गया, डिमांड ऑर्डर सर्व हो गया, टैक्सेबल पर्सन अपील में चला गया, तो सर अपील और रिवीजन एप्लीकेशन अगर आपने फाइल कर दिया तो ऑफिसर रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा। फॉर एन एग्जांपल आपको डिमांड ऑर्डर आया, डिमांड ऑर्डर आने के बाद आपको जाना था 3 महीने में, विद इन 3 मंथ्स आपको जाना था अपील में, ठीक है। अब क्या हुआ सर, आप अपील में नहीं गए और यहां पे इन्होंने रिकवरी स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको अगर मालूम होगा तो अपील में जाने का 1 महीने का और टाइम लिमिट दिया जाता है जो कंडोन किया जा सकता है बाय अपीलेट अथॉरिटी। तो आपने क्या किया, 3 महीने में आप अपील में नहीं गए, लेकिन आपने अपीलेट अथॉरिटी को बोला सर रिकवरी स्टार्ट हो गया, प्लीज मेरा अपील मान लीजिए। तो उन्होंने आपका अपील एक्सेप्ट कर लिया इन दिस डिलेड पीरियड, तो रिकवरी को स्टॉप कर दिया जाएगा। और अपीलेट अथॉरिटी ने आपका अपील एक्सेप्ट कर लिया है 1 मंथ का डिले कंडोन करते हुए, तो रिकवरी को स्टॉप करते हुए अपीलेट अथॉरिटी आपके केस को सुनेगी। अब ये बोल रहे हैं अगर अपील डिस्पोज ऑफ हुआ रिजल्टिंग इन कैंसिलेशन ऑफ डिमांड ऑर्डर, आपका जो डिमांड ऑर्डर था अपीलेट अथॉरिटी ने बोला रमेश पे करने की जरूरत नहीं है, डिमांड ऑर्डर कैंसिल, तो बेटा कोई रिकवरी आपसे नहीं की जाएगी। ये रिकवरी को फॉर द टाइम बिंग स्टॉप किया गया है। अब अपीलेट अथॉरिटी का पास केस चल रहा है, अपीलेट अथॉरिटी ने बोला रमेश कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, तो बेटा कोई रिकवरी आपसे नहीं होगा। अपीलेट अथॉरिटी ने बोला रमेश जो ऑफिसर ने बोला है डिमांड में वो देना पड़ेगा, तो बेटा आपको रिकवरी, अब रिकवरी कंटिन्यू होगा, आपको उल्टा लटका के बाकी पैसे रिकवर कर लिए जाएंगे। सर उन्होंने अपील में क्या किया ना, अमाउंट को बढ़ा दिया, एनहांस कर दिया, अल्ले 10 लाख रुपए को 20 लाख कर दिया सर, अब क्या करें। कमिश्नर क्या करेगा, 10 लाख के लिए तो आपको डिमांड ऑर्डर दिया हुआ ही है, रिमेनिंग जो 10 लाख रुपए एनहांस कर दिया अपीलेट अथॉरिटी ने, सर्व्स अनदर नोटिस ऑफ डिमांड फॉर द एनहांस अमाउंट। एक तो डिमांड ऑर्डर आपको ऑलरेडी 10 लाख का दिया हुआ है, रिमेनिंग 10 लाख रुपए के लिए आपको अनदर नोटिस दिया जाएगा। अब पहले 10 लाख और इस 10 लाख जो एनहांस्ड अमाउंट है दोनों के लिए आपसे रिकवरी किया जाएगा। ये बोल रहे हैं रिकवरी प्रोसीडिंग शैल कंटिन्यू विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एंड न्यू डिमांड। सर अगर रिडक्शन हो गया, समझ लीजिए उन्होंने 10 लाख से 8 लाख कर दिया, 10 लाख से 8 लाख कर दिया, तो कोई बात नहीं, पहले ही ऑलरेडी डिमांड ऑर्डर दिया हुआ है, सिर्फ 8 लाख आपसे रिकवर करेंगे, क्योंकि अब रिडक्शन कर दिया, समझ लीजिए 10 से 8 लाख कर दिया, तो ये बोल रहे हैं फ्रेश डिमांड नोटिस का जरूरत नहीं है, रिकवरी प्रोसीडिंग शैल कंटिन्यू, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दैट रिड्यूस्ड अमाउंट आपसे रिकवरी किया जाएगा। देखिए जनरली यहां से क्वेश्चन पूछते नहीं है, इस सेक्शन से सेक्शन नंबर 78 से लेके सेक्शन नंबर 84 तक क्वेश्चन पूछते नहीं है। फिर भी मेरे को लगता है कि सेक्शन नंबर 79, 80, सेक्शन नंबर 81 एंड सेक्शन नंबर 83 आपको पढ़ के इनके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करके जाने चाहिए।
यहां मेरा डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू रिकवरी भी खत्म होता है। क्या क्या सेक्शंस हमने पढ़े, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इन डिमांड एंड रिकवरी। डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर हमने जब पढ़ा, सेक्शन नंबर 73 पढ़ा। सेक्शन नंबर 73 बोनाफाइड केस की बात करता है। सेक्शन नंबर 74 फ्रॉड केस की बात करता है। फिर आया सेक्शन नंबर 75। सेक्शन नंबर 75 जनरल प्रोविजंस के बारे में बोला। सेक्शन नंबर 76 बोला अमाउंट कलेक्टेड रिप्रेजेंटिंग एज टैक्स इमीडिएटली गवर्नमेंट को दे दीजिएगा, नहीं तो शोकोज नोटिस आएगा। शोकोज नोटिस का कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन शोकोज नोटिस टू डिमांड ऑर्डर का 1 साल का टाइम लिमिट है। सेक्शन नंबर 77 बोला जो रॉन्ग टैक्स दिया है उसको ले लो रिफंड, करेक्ट टैक्स पे कर दो, करेक्ट टैक्स पे इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 78 आया, 3 महीने के बाद रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिए जाएंगे। सेक्शन नंबर 79 बोला रिकवरी के मोड्स MR² TDS। यस सर। सेक्शन नंबर 80 आया। सेक्शन नंबर 80 बोला इंस्टॉलमेंट चाहिए तो इंस्टॉलमेंट मांग लो या डेफर्ड पेमेंट का फैसिलिटी दिया जाएगा। सर सेक्शन नंबर 81 इधर जो है वो बोलता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वॉइड है अगर आपने डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को डिफ्रॉड करने के लिए प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर किए हैं, लेकिन अगर बोनाफाइड इंटेंशन था, एडिक्वेट कंसीडरेशन था, तो उस केस में ट्रांसफर प्रॉपर्टी वॉइड नहीं होगा। सेक्शन नंबर 82 बोला हमेशा जीएसटी डिपार्टमेंट पहले खड़े होकर अपना रिकवरी करेगा। अगर आईबीसी एक कंपनी पे एप्लीकेबल है तो सेक्शन नंबर 82 एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में आईबीसी जो बोलेगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जो बोला हुआ है वही एप्लीकेबल होगा। सेक्शन नंबर 83 प्रोविजनल अटैचमेंट के बारे में बोला, मैक्सिमम टाइम लिमिट 1 साल होता है प्रोविजनल अटैचमेंट का। सेक्शन नंबर 84 बोला सर कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स। रिकवरी स्टार्ट हुआ, आप अपील में चले गए, अपीलेट अथॉरिटी ने डिले कंडोन करते हुए आपके अपील को एक्सेप्ट कर लिया, तो उस केस में रिकवरी को पॉज कर दिया जाएगा। फिर एक बार अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आ गया, उसके बाद अगर उन्होंने डिमांड को कैंसिल कर दिया तो रिकवरी नहीं होगा। अगर डिमांड को कैंसिल नहीं किया तो रिकवरी, अगर एनहांस किया तो एनहांस्ड अमाउंट के लिए, कम किया तो कम अमाउंट के लिए रिकवरी कंटिन्यू किया जाएगा। यहां हमारा डिस्कशन ऑफ डिमांड एंड रिकवरी क्लोज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ए ग्रेडेड चैप्टर है, 4 से 6 मार्क तो आने ही चाहिए। राइट सर, पॉइंट क्लियर है? अगर मजा आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं अपना डिस्कशन विद रेस्पेक्ट टू डिमांड एंड रिकवरी क्लोज करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Done, sir. Bye, guys. Take care.